हेलो एवरीबॉडी, आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 साइंस टर्म 2 ईयर 2022 के क्वेश्चंस के साथ। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेट 1 एंड सेट 2। तो वो क्वेश्चंस जो कि हमारे सिलेबस में नहीं थे उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, और वो क्वेश्चन जो रिपीटेड हैं हमारे 4 सेट में उनको भी हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। Question number 3. So the question says that which of the following flowers have higher possibility of self pollination? तो कौन से वो फ्लावर्स हैं इनमें से जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है? तो सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ पर होगी? जहाँ पर फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होंगे या फिर एक ही प्लांट में दोनों सेक्सेस के फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे। मतलब वो फ्लावर्स जिनमें मेल पार्ट है वो भी प्रेजेंट होगा, और वो फ्लावर जिनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो भी प्रेजेंट होगा, राइट? तो वहीं पर सेल्फ पॉलिनेशन होगी। तो इनमें से कौन से हैं जिनमें हायर चांसेस हैं सेल्फ पॉलिनेशन के? सो द वन इज मस्टर्ड एंड अनदर इज हिबिस्कस, बिकॉज बोथ ऑफ देम दे आर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, right? So I hope this is clear. B says list 2 reproductive parts of a bisexual flower. तो हमें bisexual flower के 2 reproductive parts बताने हैं। तो कौन से होते हैं? एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो stamen is male reproductive part and pistil is female reproductive part. तो stamen has anther and filament, right? And on the other hand, pistil has 3 parts. It is made up of 3 parts. कौन कौन से होते हैं वो? They are stigma, style and ovary. तो ऊपर से नीचे की तरफ को, ठीक है? तो I hope this question is clear. Question number 4. So question number 4 says that which one of the 2 multicellular organisms, कौन कौन से दिए हैं? Spirogyra and Planaria reproduces by regeneration and why? तो स्पायरोगायरा और प्लेनेरिया में से कौन सा रिप्रोड्यूस करता है बाय रीजनरेशन, मतलब रीजनरेट करके, और ऐसा क्यों? ठीक है, गिव वन एग्जांपल ऑफ एनी अदर ऑर्गेनिज्म विच कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय द सेम प्रोसेस। तो एक और एग्जांपल दो किसी और ऑर्गेनिज्म का जो कि सेम ही प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है। तो इसमें प्लेनेरिया जो है इट रिप्रोड्यूसेस बाय रीजनरेशन। क्यों? क्योंकि इसके पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो रीजनरेशन में हेल्प करते हैं, और ये वही सेल्स हैं जो स्पायरोगायरा में एब्सेंट होते हैं। इसके सिवा अगर हम बात करें तो हाइड्रा ऑल्सो रिप्रोड्यूसेस बाय रीजनरेशन प्रोसेस। ठीक है, तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। तो इसको लिखने के 1 मार्क ले लो और इसको लिखने के भी ले लो 1 मार्क। क्लियर? और 0.5 देन इसका 1 एंड 0.5, राइट? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 5. So the question says what is variation? वेरिएशन क्या होती है? लिस्ट 2 मेन रीजंस दैट मे लीड टू वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन। तो वेरिएशन क्या होती है, और हमें कोई 2 ऐसे रीजंस बताने हैं जिनकी वजह से हमें वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। तो वेरिएशंस क्या होती हैं? तो दीज आर द डिफरेंसेस इन ट्रेट्स विच आर शोन बाय इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज। तो एक स्पीशीज़ है उसमें अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, उन अलग अलग इंडिविजुअल में जो उनके ट्रेड्स में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेरिएशंस। तो अगर बात करें कि ये वेरिएशंस आती क्यों हैं, तो सबसे पहला रीज़न है जब डीएनए की कॉपी होती है और वहाँ पर इनएक्यूरेसीज होती हैं। ठीक है, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स या से प्लांट्स, ठीक है? तो उनमें भी क्या होता है कि 2 पेरेंट्स जो हैं उनके गैमीट आकर मिलते हैं। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब फ्यूज करते हैं तो आधे कैरेक्टर्स उसमें हमें देखने को मिलते हैं फादर के, आधे मदर के देखने को मिलते हैं। तो उससे भी ना तो वो फादर की तरह दिखाई देता है ना वो मदर की तरह दिखाई देता है। तो इससे क्या आती हैं? इससे आती हैं वेरिएशंस।
ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो ये आपको लिखने के 1 मार्क मिलेंगे और 2 रीजंस देने के 0.5 दैट इज 1 मार्क अगेन। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट सेज in a cross between violet flowered plants and white flowered plants, state the characteristics of the plant obtained in the F1 progeny। तो अगर हमारे पास एक वायलेट फ्लावर्ड प्लांट्स हैं और दूसरे हैं वाइट फ्लावर्ड प्लांट्स, ठीक है, तो वायलेट को हम डिनोट कर देते हैं W से, कैपिटल W से, और वाइट को स्मॉल w से। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच हम क्रॉस करा रहे हैं तो हमें बताना है कि जो F1 प्रोजेनी हमारे पास आएगी उसमें किस तरह के प्लांट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो हम इसमें एक चीज कंसिडर कर रहे हैं जो इधर लिखी नहीं है, और वो है होमोजाइगस कंडीशन, कि जो वायलेट फ्लावर्स है ना, जो वायलेट फ्लावर्ड प्लांट्स है ना, वो होमोजाइगस कंडीशन में है। बेसिकली उनका जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल W। ठीक है, दूसरी चीज जो हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं वो है कि जो हमारे पास वाइट फ्लावर्ड प्लांट्स हैं वो है स्मॉल w, मतलब वो भी एक होमोजाइगस कंडीशन है। तो इस केस में जो हमारे पास F1 प्रोजेनी आएगी उसका जो जीनोटाइप होगा वो होगा कैपिटल W स्मॉल w। तो इन दिस केस क्योंकि वायलेट जो है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है, तो वायलेट वाला जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है और वाइट वाला जो है वो रिसेसिव है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे के सारे प्लांट्स जो F1 प्रोजेनी में होंगे वो सारे के सारे होंगे वायलेट फ्लावर्ड। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। हमने ये क्रॉस काफ़ी सारे डिटेल में डिस्कस भी किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी, और साथ ही साथ अपने NCERT सॉल्यूशंस, हमारे रिवीजन रेसेस, हर जगह। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बी पार्ट देखते हैं। सो बी पार्ट सेज इफ अ प्लांट ऑफ F1 प्रोजेनी आर सेल्फ पॉलिनेटेड, अगर हमारे पास प्लांट्स हैं F1 प्रोजेनी के और अब हम उनको सेल्फ पॉलिनेट कर रहे हैं, देन व्हाट वुड बी ऑब्जर्व्ड इन द प्लांट्स ऑफ F2 प्रोजेनी। तो F2 प्रोजेनी में हमें क्या देखने को मिलेगा? तो देखो हमारे पास प्लांट्स हैं F1 प्रोजेनी के, तो जिनका जीनोटाइप है कैपिटल W स्मॉल w। ठीक है, तो क्या है? कैपिटल W स्मॉल w। ठीक है, अब हमने कैपिटल W स्मॉल w, यहाँ पर हमने F1 प्रोजेनी की सेल्फिंग की है। तो क्या क्या हमारे पास यहाँ पर गैमीट्स आएंगे? तो यहाँ से भी कैपिटल W आएगा, यहाँ से स्मॉल w आएगा, यहाँ से भी कैपिटल W और स्मॉल w। ठीक है, तो अब इसको हम एक सिंपल से प्यूनिट स्क्वायर में डाल देते हैं ताकि हमें हमारी ऑब्जर्वेशंस देखना थोड़ा आसान हो जाए। सो दैट विल बी कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w। ठीक है, तो इट विल बी कैपिटल W कैपिटल W, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w एंड स्मॉल w स्मॉल w। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारे पास हमारे पास वायलेट फ्लावर्ड प्लांट्स तो हैं ही, साथ में हमारे पास कुछ वाइट फ्लावर्ड प्लांट्स भी आए हैं। कैसे पता चला? जीनोटाइप को देख के पता चला। जहां पर कैपिटल W होगा वहां पर सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट खुद को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, बेसिकली वहां पर सारे के सारे जो फ्लावर्स होंगे वो वायलेट होंगे, लेकिन जहां पर रिसेसिव ट्रेट एक होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा वहां पर ही वो खुद को एक्सप्रेस करेगा। तो इस केस में हमारे पास व्हाइट और वायलेट फ्लावर्ड प्लांट्स दोनों आएंगे। सी पार्ट देखो, सी पार्ट में हमें ये पूछा गया है कि इफ 100 प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन F2 प्रोजेनी, मान लो ये वाले जो हमारे प्लांट्स आए हैं ये हैं टोटल 100। ठीक है, ये हमारी F1 प्रोजेनी थी, यहाँ पर हमने F1 की सेल्फिंग कराई थी, और ये वाले जो हमारे प्लांट्स हैं, ठीक है, ये हैं हमारे F2 प्रोजेनी। क्लियर? तो मान लो कि ये 100 थे, तो अब हमें बताना है कि कितने प्लांट्स हैं जो रिसेसिव ट्रेट शो करेंगे। तो बड़ा ही सिंपल सा है, देखो हमें सिर्फ फिनोटाइप की बात करनी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर फिनोटाइप देखें तो इट इज 3:1। आउट ऑफ ऑल द प्लांट्स जो 3 है ना वो क्या है? दे आर वायलेट फ्लावर्ड, राइट, और सिर्फ एक है जो हमें वाइट फ्लावर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 75 जो प्लांट्स रहेंगे हमारे आउट ऑफ 100, जो 75 हैं वो कितने हो, वो कैसे होंगे? वो होंगे वायलेट फ्लावर्ड, और सिर्फ 25 जो प्लांट्स हैं वो रिसेसिव ट्रेट शो करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत
अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया। क्रॉस, कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस में डाउट हो तो बेस्ट इज कि आप उसका क्रॉस करके देखिए। जब आप क्रॉस करके देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारा आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, ये वाले तो वो क्वेश्चंस है जो अब तक तो आपको याद हो गए होंगे कि इसका आंसर तो यही आने वाला है ना। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 says what is ozone? How is it formed in the upper layers of the Earth's atmosphere? How does ozone affect our ecosystem? तो ओजोन क्या है? ओजोन एक मॉलिक्यूल है जो 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनता है। सो इट फॉर्म्स O3। 3 ऑक्सीजन एटम्स मिलकर O3 बनाते हैं, दैट इज ओजोन। अब ये बनता कैसे है? तो एक ऑक्सीजन एटम जो होता है उसके ऊपर आके एक्ट करती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। अब ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं ये इस ऑक्सीजन को ब्रेक कर देती हैं इनटू नेसेंट ऑक्सीजन, इनटू यू कैन से ऑक्सीजन एटम्स में 2 ऑक्सीजन एटम निकल जाते हैं। ठीक है, अब ये हर एक ऑक्सीजन एटम जो है वो किसी और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलता है और वो बना देता है O3। तो ऐसे बनता है हमारा ओजोन, राइट। अब क्वेश्चन थर्ड पार्ट ये पूछा गया है कि हाउ डज ओजोन अफेक्ट आवर इकोसिस्टम? ओजोन हमारे इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट कर रहा है? तो ओजोन जो है ना बेसिकली ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है हमारे अर्थ सरफेस के लिए, ताकि जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर ना कर जाए। ठीक है, लेकिन होता क्या है ना कि कई बार ये ओजोन, अब हमने काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये सुना भी है कि हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, तो उससे ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही हैं, अर्थ पे पहुंच रही हैं। इससे प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत सारी डिजीजेस होती हैं। और दूसरी, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो स्किन कैंसर, कैटरैक्ट जैसी बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं। और अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो ये डैमेज करती हैं हमारे वेजिटेशन को और इकोसिस्टम को भी, बाय इनहिबिटिंग द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू ओपन द माइक्रोस्कोपिक पोर्स दैट इज स्टोमेटा ऑन देयर लीव्स टू ब्रीथ। तो उनको खुलने ही नहीं देती है, प्लांट्स को ब्रीथ ही नहीं करने देती है। तो इससे फोटोसिंथेसिस भी रुकेगी, ट्रांसपिरेशन भी रुकेगी। बेसिकली जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं हमारे प्लांट्स के वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, वो रुक जाएंगे, तो इससे प्लांट्स खत्म हो जाएंगे। क्लियर? सो दिस इज हाउ द ओजोन डैमेजेस आवर इकोसिस्टम। क्लियर? तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। और पार्ट सेज लिस्ट 2 ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। तो कोई भी 2 ह्यूमन मेड इकोसिस्टम बताओ, तो कौन कौन से हैं? एक्वेरियम किस किस के घर में है? नहीं तो कहीं तो देखा होगा, सो दैट इज अ मैन मेड एक्वेरियम, राइट। उसके बाद गार्डन्स हैं या फिर क्रॉप फील्ड्स हैं, व्हाट आर दे आर ऑल्सो इकोसिस्टम, लेकिन वो मैन मेड इकोसिस्टम्स है, राइट। सो दीज आर द 2 ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स। Second part says we do not clean a pond in the same manner as we do in the aquarium. So give reason to justify the statement. तो जैसे हम ponds को, जैसे हम अपने ना एक्वेरियम को क्लीन करते हैं ना, जिसके भी घर में एक्वेरियम होगा तो आपने देखा होगा कि हम टाइम टू टाइम उसको क्लीन करते हैं। ठीक है, प्रॉपरली उसको क्लीन रखते हैं। लेकिन पॉन्ड्स में तो कोई क्लीनिंग करने नहीं जाता है, तो ऐसा क्यों? देखो, पॉन्ड्स जो है ना वो एक नेचुरल इकोसिस्टम है। उसमें ना अगर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो उसके साथ साथ उनके पास डीकम्पोजर्स भी हैं। कोई भी एनिमल मर जाए, कोई भी प्लांट खत्म हो जाए तो उसको डीकम्पोज करने के लिए उनके पास ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन एक्वेरियम की अगर हम बात करें तो वो एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड इकोसिस्टम है जिसमें डीकम्पोजर्स नहीं होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर रेगुलर क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। Question number 10. So the question says mention one function each of the following organs in human male reproductive system. ठीक है, तो सबसे पहला है टेस्टिस, दूसरा है स्क्रोटम, तीसरा है वास डिफरेंसर और प्रोस्टेट ग्लैंड। तो हमें ना इनके फंक्शंस बताने हैं, राइट। तो फंक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले है टेस्टिस। तो टेस्टिस का क्या फंक्शन है? टेस्टिस का फंक्शन है मेल गैमीट, टेस्टिस का फंक्शन है मेल गैमीट बनाना और हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन बनाना। स्क्रोटम का फंक्शन है
एक ऑप्टिमल कंडीशंस देना टेस्टिस को, ताकि वो स्पर्म्स की प्रोडक्शन कर सके। क्यों? क्योंकि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। लेकिन स्पर्म्स की प्रोडक्शन के लिए हमें 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है। तो इसीलिए स्क्रॉटम एक्सटेंडेड होती हैं फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, थोड़ी बाहर होती हैं जहां पर टेस्टिस होती हैं, और वहां पर होती है स्पर्म्स की प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज वास डिफरेंसर। तो ये एक वो ट्यूब डक्ट है ये, ठीक है, जिसका काम है डिलीवर स्पर्म टू द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो उसको वो स्पर्म्स की डिलीवरी में हेल्प करती हैं। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है? प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है सिक्रीट फ्लूइड विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब कोई भी चीज है उसको ट्रांसपोर्ट होना है तो उसको एक मीडियम चाहिए है, राइट। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो वही फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं जो कि स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देते हैं, और साथ ही साथ जो उनको एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं टू ट्रांसपोर्ट द स्पर्म, ठीक है। तो आई होप ये फंक्शंस आपको क्लियर हुए होंगे। बी पार्ट इस क्वेश्चन का है, नेम द टाइप ऑफ जर्म सेल विच इज मोटाइल एंड स्टोर्स फूड। मोटाइल, कौन सा जर्म सेल है जो मोटाइल है, कौन सा है? तो कौन कौन से जर्म सेल हैं? एक है स्पर्म और एक है ओवम। तो बताओ कौन सा है मोटाइल? तो मोटाइल मतलब जो मूव कर सकता है वो है स्पर्म, और जो बहुत सारा खाना अपने आप में स्टोर करके रखता है, सो दैट इज ओवम, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज अगेन क्लियर टू यू। Question number 13. So the question says, name the group of organisms which form in the first trophic level of all the food chain, ठीक है, and why they are called so। तो हमें उन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताना है जो किसी भी ट्रॉफिक लेवल का किसी भी फूड चेन का फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बनाती हैं। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, कौन है वो? दे आर प्लांट्स, दे आर प्रोड्यूसर्स। तो हम इनको प्रोड्यूसर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं, ये सन की एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उससे बनाते हैं खाना। अब इन प्रोड्यूसर्स को खाते हैं हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को खाते हैं कार्निवोर्स, ठीक है। सो दे प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट एंड द ट्रांसफर एनर्जी टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इस तरह, क्योंकि कोई भी और ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि सन की एनर्जी को कैप्चर करके खाना बनाए और उसे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी को ट्रांसफर करता जाए। सो दे आर द प्रोड्यूसर्स, राइट। Sorry, B part says, why are human beings most adversely affected by biomagnification? तो human beings सबसे ज़्यादा adversely affected क्यों होते हैं biomagnification से? biomagnification क्या होता है कि एक जो टॉक्सिक एलिमेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ना बढ़ती जाती है जैसे जैसे, अगर ये हमारा एक फूड चेन है, ठीक है। अब जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जो टॉक्सिक केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी इन ट्रॉफिक लेवल्स में। सो बायोमैग्निफिकेशन मेक्स ह्यूमंस मोर प्रोन टू डिजीजेस। वो ज़्यादा प्रोन, उसकी वजह से जो बायोमैग्निफिकेशन है उनकी वजह से हमारे ह्यूमंस के अंदर बहुत सारी डिजीजेस आ जाती हैं, जैसे कि कैंसर, किडनी प्रॉब्लम्स, बर्थ डिफेक्ट्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड हार्ट डिजीजेस। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स किसकी वजह से हैं? उन्हीं टॉक्सिक केमिकल्स के अकमलेशन की वजह से, ठीक है। तो आई होप द क्वेश्चन इज अगेन क्लियर टू यू। C part says, state one ill effect of the absence of decomposers from the natural ecosystem। तो अगर हमारा एक नेचुरल इकोसिस्टम है उससे अगर हम डीकम्पोजर्स को हटा देंगे तो क्या होगा? तो डीकम्पोजर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम में। क्या रोल प्ले करते हैं? वो डेड और डिकेइंग एनिमल्स को डीकम्पोज करते हैं, उनसे उनके न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एक तरह से जो लिटर है हमारे अराउंड, ठीक है, जैसे टूटे हुए पत्ते हैं या कोई डेड एनिमल है या कोई डेड प्लांट है, उनको धीरे धीरे करके डीकम्पोज कर देते हैं। तो हमारे अराउंड जो है ना वेस्ट अकमलेट नहीं होता है। सो डीकम्पोजर्स दे हेल्प इन डीकम्पोजिंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। दे act as cleansing agents of the environment. They help to restore soil nutrients which can be reused by plants, ठीक है। तो वो soil के nutrients को restore करने में help करती हैं।
If there were no decomposers in the ecosystem, then dead plants and animals would remain as such in the environment. Nutrients will not be returned back to the soil and they cannot be reused by the प्लांट्स. तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डीकम्पोजर्स. तो अगर वो नहीं होंगे तो आसपास सिर्फ कूड़ा ही दिखाई देगा, गिरे हुए पत्ते, गिरे हुए प्लांट्स, गिरे हुए एनिमल्स, और वो वैसे ही रहेंगे. जो न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग है, जैसे न्यूट्रिएंट जो है ना वो रिसाइकल होते रहते हैं ना, इधर से उधर, सॉइल से किसी प्लांट के अंदर, प्लांट से ह्यूमंस के अंदर, तो वो जो रिसाइकलिंग है ना वो एक तरह से खत्म हो जाएगी. Clear? So I hope this question is also clear. Question number 14. Question says the mechanism by which sex of an individual is determined is called sex determination. So in human beings, sex of a newborn is genetically determined, whereas in some others it is not. There are 46, that is 23 pair of chromosomes in human beings. Out of these, 44, that is 22 pair, control the body characters, and 2, that is 1 pair, are the sex chromosomes. The sex chromosomes are of two types, X chromosome and Y chromosome. At the time of fertilization, depending upon which type of male gamete fuses with the female gamete, the sex of the newborn child is decided. ठीक है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं. Why is a pair of sex chromosome in human beings called mismatched in terms of size and type and size? तो ये यहाँ पर ना साइज और टाइप के बेसिस पर हम जो हमारे पास पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, हम उनको मिसमैच्ड क्यों बोलते हैं? क्यों? हमारे पास दो हैं, दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, एक है एक्स और एक है वाई. ठीक है, तो ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये बड़ा होता है साइज में, वाई क्रोमोसोम जो है वो छोटा होता है साइज में. तो जो मेल सेक्स क्रोमोसोम्स है वही मिसमैच्ड होते हैं क्योंकि एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है और वाई क्रोमोसोम जो है वो छोटा होता है, और इनके पास दो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई. सो दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ये दो अलग तरह के क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन मेल्स. सो दे आर कॉल्ड एज मिसमैच्ड पेयर. ठीक है. B part. So B part says out of male or female, which one has perfect pair of sex chromosomes? In case of the perfect pair, will the gamete produced be of the same kind or different kind? तो मेल और फीमेल में से किसके पास परफेक्ट पेयर होता है क्रोमोसोम का? तो किसके पास होता है? मेल्स के पास होता है एक्स वाई और फीमेल्स के पास होता है एक्स एक्स. तो किसके पास हुआ परफेक्ट पेयर? सो दैट इज फीमेल. ठीक है, फीमेल्स के पास होता है. अब इन केस ऑफ परफेक्ट पेयर, विल गैमीट प्रोड्यूस्ड बी ऑफ सेम काइंड और डिफरेंट काइंड? तो जो गैमीट बनता है वो एक ही तरह का बनता है या वो अलग अलग तरह के बनते हैं? सो फीमेल हैज परफेक्ट पेयर, सो गैमीट प्रोड्यूस्ड दे आर ऑफ द सेम काइंड. ठीक है, तो अब आएगा तो एक्स क्रोमोसोम ही. ठीक है, तो जो गैमीट बनेगा वो एक ही तरह के बनेंगे, ना कि अलग अलग तरह के. सी पार्ट सेज नेम 2 एनिमल्स whose sex is not genetically determined. Explain the process of their sex determination. तो हमें ऐसे एनिमल्स के बारे में बताना है जिनमें सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो जेनेटिकली नहीं डिटर्मिन होती है. और कैसे होती है इन ऑर्गेनिजम्स में सेक्स डिटर्मिनेशन? तो सबसे पहले स्नेल्स और टर्टल्स में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो जेनेटिकली नहीं डिटर्मिन होती है. तो हम एग्जांपल ले लेते हैं स्नेल्स का. तो अगर हम स्नेल की बात करें तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एक तो एनवायरमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं ना वो टर्टल में भी, इवन स्नेल में भी, दोनों में ही वो डिटर्मिन करते हैं सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल. द टेम्परेचर एट विच द एग्स आर फर्टिलाइज्ड आर केप्ट विल डिटर्मिन द सेक्स ऑफ द न्यूबॉर्न. अब किस टेम्परेचर पर ये एग्स जो है वो फर्टिलाइज्ड एग्स जो है हम उनको रखेंगे, वो डिटर्मिन करते हैं कि जो सेक्स होगा न्यूबॉर्न का वो क्या होगा. राइट. सो इन स्नेल्स द इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स. तो स्नेल के केस में क्या होता है, एक इंडिविजुअल जो है ना वो अपना सेक्स चेंज कर सकता है. कैसे? दे चेंज सेक्स एट द सेम पॉइंट ड्यूरिंग देयर, एट सम पॉइंट ड्यूरिंग देयर लाइफ. तो जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो वहाँ पर इनके पास क्या होता है, ये अपना सेक्स को चेंज कर सकते हैं. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म और डाइकोगैमी.
ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स को थोड़ा सा याद रख लेना आप। देन नेक्स्ट इज स्नेल्स। जब दो स्नेल फिजिकल कॉन्टैक्ट में आते हैं तो जो बड़ा वाला स्नेल होता है वो एक्ट करता है फीमेल, और जो छोटा वाला स्नेल होता है वो एक्ट करता है मेल। सो स्नेल यूजेस फिजिकल कॉन्टैक्ट विद अनदर स्नेल टू चेंज देयर सेक्स। व्हेन द पेयर ऑफ स्नेल्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद वन अनदर, larger snail will become female and smaller will stay as male। तो बेसिकली वैसे ये सब मेल ही बिहेव करते हैं, लेकिन जब दो स्नेल्स आपस में फिजिकली कांटेक्ट में आते हैं तो जो बड़ा वाला स्नेल होता है वो फीमेल एक्ट करता है और जो छोटा वाला स्नेल होता है वो मेल एक्ट करता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 14 और पार्ट, जिसमें सेकेंड पार्ट मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है ना, जो इंटरनल चॉइस है वो हमें सी पार्ट के लिए दी गई है। तो सी में दो पार्ट है, 1 और 2, तो दोनों में से आपको एक का आंसर देना है। अगर आपको ये नहीं पता कि वो दो एनिमल्स जो कि जेनेटिकली जिनका सेक्स नहीं डिटर्मिन होता है और उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन होता कैसे, तो वो नहीं पता, तो इसका आंसर तो आपको जरूर पता होगा। सो द क्वेश्चन इज विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट ओनली शो हाउ सेक्स इज जेनेटिकली डिटर्मिन्ड इन ह्यूमन बींग्स। तो हमें पता है कि फीमेल्स में होते हैं XX क्रोमोसोम्स, ठीक है, वहीं पर ह्यूमन मेल्स में होते हैं XY क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पर कौन सा क्रोमोसोम जो है मेल से वो फीमेल के X क्रोमोसोम को फर्टिलाइज करता है, उस पर डिपेंड करता है कि जो न्यू बॉर्न इंडिविजुअल आएगा उसका सेक्स क्या होगा। ठीक है, तो फीमेल्स के केस में दोनों ही जो गैमीट्स हैं वो XX रहेंगे, लेकिन मेल्स के केस में एक X होता है और एक होता है Y। तो ये है फादर, ये है मदर। फादर में है XY क्रोमोसोम और मदर में है XX। तो अब इनके गैमीट्स बना लेते हैं XY एंड फ्रॉम मदर दे आर XX। ठीक है, अब कौन सा क्रोमोसोम फ्रॉम फादर फर्टिलाइजेस द एग, ठीक है, कौन सा स्पर्म विल फर्टिलाइज द एग विल डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। अगर X क्रोमोसोम ही X क्रोमोसोम को फर्टिलाइज कर रहा है सो देयर विल बी अ डॉटर। अगर फिर से यही X जो है ये दूसरे को भी कर दे रहा है तो अगेन इट इज गोइंग टू बी X। लेकिन अगर Y क्रोमोसोम जो है वो ओवम को जाके फर्टिलाइज कर रहा है तो उसके केस में जो इंडिविजुअल होगा, जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होगा, उसका सेक्स होगा मेल। ठीक है, सो दैट विल बी सन। सो देयर आर 50-50% चांसेस ऑफ हैविंग अ डॉटर और अ सन। क्लियर? तो आपको इसको, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आपको फ्लो चार्ट की हेल्प से ही करना है। आपको बहुत मतलब आपको कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आप थोड़ा सा बस ये इसके बारे में इन वर्ड्स लिख सकते हो, अदरवाइज आपको इसी फ्लो चार्ट के थ्रू ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है। क्लियर? तो आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3 from set 2. So the question says that give reason placenta is extremely असेंशियल फॉर फीटल डेवलपमेंट। तो प्लेसेंटा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है फीटस की डेवलपमेंट के लिए। तो इसका क्या रीज़न है? तो प्लेसेंटा क्या है? वो एक ऑर्गन है दैट डेवलप्स इन द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर एक ऑर्गन डेवलप होता है दैट इज प्लेसेंटा। तो ये जो प्लेसेंटा होता है ये बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करता है और इट ऑल्सो रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बेबीज ब्लड। तो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बेबी के ब्लड से ये निकालता है एंड द प्लेसेंटा अटैचेस टू द वॉल्स ऑफ द यूट्रस एंड द बेबीज अम्बिलिकल कॉर्ड अराइज फ्रॉम इट। राइट? तो प्लेसेंटा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज में, वेस्ट के रिमूवल में और खाना प्रोवाइड करने में, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में टू द बेबी। बी पार्ट सेज यूट्राइन लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो जो यूट्रस होता है फीमेल्स में उनकी लाइनिंग जो है वो बहुत थिक और स्पॉन्जी हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, तो एक्चुअली ये फर्टिलाइजेशन से पहले ही होने लग जाती है कि इन केस अगर एक अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है, तो वो फर्टिलाइज्ड एग आके इम्प्लांट होता है यूट्रस में। तो यूट्रस में आने के बाद उस ग्रोइंग एम्ब्रायो को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, उसको प्रॉपर कुशनिंग देना, वो काम होता है यूट्रस की लाइनिंग का। इसलिए जो फर्टिलाइजेशन है के पहले ही ये जो लाइनिंग है ये थिक होना शुरू हो जाती है। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। सो एवरी मंथ 1 egg is released from ovary and uterus prepare itself to receive a fertilized egg
As a result, uterus lining become thick and spongy. So this is needed for nourishing embryo after fertilization. ठीक है, तो I hope the question is also clear. Question number 4, A part says, name the reproductive and non-reproductive parts of bread mold that is rhizopus. तो कैसा होता है bread mold? That is rhizopus कैसा हमें देखने को मिलता है? तो कुछ ऐसे हमें structures देखने को मिलते हैं, right? तो ये ऐसे bulb like structure होता है, clear? फिर और कुछ ऐसे bulb like structures देखने को मिलेंगे, है ना। तो इसमें ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं स्पोरेंजियम, जहां पर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। तो बेसिकली ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ये जो हाइफे होते हैं, ठीक है, ये जो लॉन्ग ऐसे एक्सटेंशन ही हमें दिखाई दे रही हैं। सो दीज आर द नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द स्पोरेंजिया, सॉरी, ऑफ राइजोपस। B part says list any two advantages of vegetative propagation। तो ये वही क्वेश्चन है जो हर साल पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं हम करेंगे। तो कौन से दो एडवांटेजेस है, कोई भी दो बता दो। तो वो प्लांट जो कि सीड्स नहीं बना सकते उनको प्रोपगेट करने के लिए भी हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज कर सकते हैं। प्लांट्स एग्जैक्टली हमें अगर अपने पेरेंट के जैसे चाहिए, एग्जैक्टली सेम, तो वो भी हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन से उगा सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। सो ग्रोइंग सीडलेस प्लांट्स, सो दैट इज ट्रू, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर, सो दैट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो आई होप द क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 सेज, name the reproductive parts of an angiosperm. Where are these parts located? Explain the structure of its female reproductive part. तो जो एंजियोस्पर्म है उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से हैं? तो एंजियोस्पर्म्स कौन से हैं? फ्लावर्स। उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या है? फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर में क्या है? दे आर स्टेमन एंड कार्पल। कार्पल या फिर आप उसको बोल दो पिस्टिल। ठीक है, नाउ वेयर आर दीज लोकेटेड, कहाँ पर होते हैं? सो दे आर लोकेटेड इन द फ्लावर। तो एक्सप्लेन इट स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप। ठीक है, कुछ ऐसा होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी स्टिग्मा, दिस इज गोइंग टू बी स्टाइल, एंड दिस इज गोइंग टू बी ओवरी। ठीक है, तो स्टिग्मा क्या होता है? ये वाला रिसेप्टिव पार्ट, ठीक है, जो टर्बिनस स्टिकी पार्ट होता है जहां पर पॉलन ग्रेन्स आके लैंड करते हैं। फिर यहाँ से वो स्टाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब बनाना शुरू करते हैं और वो कहाँ पहुंचते हैं? वो पहुंचते हैं ओवरी में, विच इज अ स्वॉलन पार्ट। क्लियर? सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पिस्टिल और कार्पल, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। Question number 5 or part, what is puberty? Mention any 2 changes that are common to both boys and girls in early teenage years. तो puberty क्या है? Puberty वो टाइम है लाइफ का जहां पर गर्ल्स और बॉयज दे बिकम सेक्सुअली मेच्योर, सो दैट इज प्यूबर्टी। तो कोई भी ऐसी 2 चेंजेस जो बॉयज और गर्ल्स दोनों में कॉमन हो, तो सबसे पहली है प्यूबिक हेयर ग्रोथ। बॉयज और गर्ल्स दोनों में प्यूबिक हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है। और दूसरा, हेयर अंडर द आर्मपिट्स। तो आर्मपिट्स के अंडर हेयर की ग्रोथ भी प्यूबर्टी पर ही स्टार्ट होती है। सो दीज आर द 2 कॉमन चेंजेस इन बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। Question number 7. So question number 7 says, following food chain, only 2 joule of energy was available to the peacocks. तो ये है पीकॉक के पास है सिर्फ 2 जूल एनर्जी। हाउ मच एनर्जी वुड बी प्रेजेंट इन द ग्रास? जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें बताना है कि ग्रास के पास कितनी एनर्जी रही होगी। तो हमें पता है कि जब एक लेवल से ना, एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्नेक से 10% एनर्जी जो ट्रांसफर हुई है पीकॉक को, सो दैट इज 2 जूल। ठीक है, तो स्नेक की एनर्जी निकालनी पड़ेगी, फ्रॉग की एनर्जी निकालनी पड़ेगी, ग्रास हॉपर की एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तो हमारे पास आएगी ग्रास में अवेलेबल एनर्जी। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है। सो हमें निकालना है कि x का जो 10% है दैट इज इक्वल टू 2 जूल। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? सो x की वैल्यू आ जाएगी 20 जूल। राइट, तो मतलब कि स्नेक को जो एनर्जी अवेलेबल थी दैट वाज 20 जूल, जिसका सिर्फ 10% पीकॉक को गया है। अब फ्रॉग को कितनी एनर्जी अवेलेबल थी? तो इसका मतलब y का 10% इज इक्वल टू 20 जूल।
ठीक है, तो इट इज इक्वल टू 200 जूल। तो यहां पर क्या आ जाएगा 200 जूल्स। ठीक है, अब ग्रास हॉपर से जो फ्रॉग को एनर्जी गई है, तो मतलब ग्रास हॉपर को कितनी एनर्जी अवेलेबल थी, सो दैट विल बी इक्वल टू Z will be equal to 10% of 200। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, इट विल बी 2000 जूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ग्रास हॉपर को जो अवेलेबल एनर्जी है दैट इज 2000 जूल। अब आ जाते हैं ग्रास पर, तो ग्रास के पास कितनी एनर्जी है, सो दैट इज 10 A का 10% इज 2000 जूल। तो A इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100 ओवर 10, तो कितनी एनर्जी हो गई, सो इट इज 20,000 जूल। ठीक है, तो हाउ मच एनर्जी इज अवेलेबल टू द ग्रास, सो दैट इज 20,000 जूल। कैसे, क्योंकि सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे 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 ट्रांसफर हो रही है। तो हमें पीकॉक की एनर्जी पता थी, तो उससे हमने स्नेक की निकाली, स्नेक से फ्रॉग की निकाली, फ्रॉग से ग्रास हॉपर की, और ग्रास हॉपर से हमने ग्रास में अवेलेबल एनर्जी निकाल दी। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, Question number 7 says, what is meant by garbage? List 2 classes into which garbage is classified. तो garbage क्या है, garbage क्या है, एक household waste है जिसमें हमें left over food, fruits, vegetable peels, fallen leaves of the potted plants, paper waste, then plastic waste, glass articles, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो list 2 classes into which it is classified. तो it is classified into 2, that is biodegradable waste and non biodegradable waste। ठीक है, तो हो गई 2 क्लासेस भी। बी पार्ट सेज, what do you actually mean when you say that enzymes are specific in action? तो जब हम ये बात बोलते हैं ना कि एंजाइम अपने एक्शन में स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, तो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन एक्शन, क्योंकि ये क्या है, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स का एक अपना स्पेसिफिक शेप है और उसी शेप में दे हैव अ स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट, हेंस दे बाइंड द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट देयर बाय कैटालाइजिंग ओनली स्पेसिफिक मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करते हैं और कैटालाइज करते हैं एक स्पेसिफिक मेटाबॉलिक रिएक्शन को। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, so the question says name 2 types of gametes produced by men। तो हमें 2 तरह के gametes बताने हैं जो एक men में होते हैं, ठीक है, जो man में होते हैं। ठीक है, so the males have 2 types of gametes, half containing X chromosome and half containing Y chromosome। तो कुछ के पास X chromosome होता है, कुछ के पास Y chromosome होता है। बी है, डज मेल चाइल्ड इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर, जस्टिफाई। तो क्या मेल चाइल्ड जो है वो एक्स क्रोमोसोम लेता है अपने फादर से, येस और नो, और आपको जस्टिफाई करना है। तो देखो, मदर के पास होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम्स, फादर के पास होते हैं एक्स वाई। अब कौन सा क्रोमोसोम जो है वो ओवम को, कौन सा स्पर्म जो है वो ओवम को फर्टिलाइज करता है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन जो सेक्स होगा चाइल्ड का वो क्या होगा। तो अगर हम मेल चाइल्ड की बात करते हैं तो मेल चाइल्ड जो है वो फादर से सिर्फ वाई क्रोमोसोम लेकर आता है, एक्स नहीं। सो द आंसर इज गोइंग टू बी नो। और उसमें आप ये वाला पूरा जो फ्लो चार्ट है वो बना के आप समझा सकते हैं। अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम आएगा तो ओवम जो है उनमें तो सब में ही एक्स क्रोमोसोम है। सो दिस मीन्स कि जो बच्चा है वो फीमेल होगा, लेकिन अगर वाई क्रोमोसोम आके एक्स क्रोमोसोम को फर्टिलाइज करता है, ओवम को फर्टिलाइज करता है, तभी मेल चाइल्ड आएगा, राइट। तो इसका मतलब जो मेल चाइल्ड है वो सिर्फ वाई क्रोमोसोम इनहेरिट करता है अपने फादर से, एक्स क्रोमोसोम नहीं। C part says how many types of gametes are produced by human female। तो कितने तरह के gametes जो हैं वो human females बनाती हैं। So they produce only one type of gamete, so that is X क्रोमोसोम वाला गैमीट। ठीक है, तो सारे क्योंकि फीमेल में होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, तो इसका मतलब है कि दोनों जो गैमीट्स आएंगे दे विल बी एक्स एंड एक्स। ठीक है, तो कोई भी ओवम होगा सब में एक्स क्रोमोसोम ही होगा। सो दिस मीन्स दे प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट।
Question number 13. So the question says, A part, we do not clean ponds or lakes, but an aquarium needs to be cleaned regularly. Why? तो ये हम already discuss कर चुके हैं. B part says, why ozone layer getting depleted at higher levels of the atmosphere? Mention one harmful effect caused by its depletion. तो जो हायर लेवल्स है वहाँ पर ओजोन लेयर क्यों डिप्लीट हो रही है स्ट्रेटोस्फेयर में? क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है ना, उसमें हम बहुत ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज कर रहे हैं. तो ये जो CFCs होते हैं ये ओजोन के साथ जाके रिएक्ट करते हैं, और यहाँ पर ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं जब ये ओजोन के साथ जाके रिएक्ट करते हैं तो ये इस ओजोन के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होती चली जाती है. अब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं? इसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट है. जैसे हमने इकोसिस्टम पर हमने डिस्कस किए थे कि इकोसिस्टम में ये जो स्टोमेटा है ना, उनकी ओपनिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. ठीक है, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज जो है, हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो एंटर कर जाती हैं इनटू आवर एटमॉस्फेयर. नाउ व्हेन हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज एंटर इनटू आवर एटमॉस्फेयर, उससे ह्यूमंस में बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, जैसे कि स्किन कैंसर, जैसे कि कैटरैक्ट. Clear? So I hope the question is clear. Question number 14 says, Mendel blended his knowledge of science and mathematics to keep the count of individuals exhibiting a particular trait in each generation. He observed a number of contrasting visible characters controlled in pea plants in a field. He conducted many experiments to arrive at the law of inheritance. तो A पार्ट जो है वो हमें बता रहा है, जो मेंडल ने काम किया है बस उसी के बारे में बात हो रही है. तो A पार्ट जो है उसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, What do F1 progeny of tall plants with round seeds and short plant with wrinkle seed look like? तो कैसे F1 प्रोजेनी हमें देखने को मिलेगी जहां पर राउंड सीड्स होंगे और टॉल प्लांट्स होंगे, और दूसरी तरफ हमारे होंगे रिंकल्ड सीड्स और शॉर्ट प्लांट्स. ठीक है, तो ये हम होमोजाइगस कंडीशन हम अपने दिमाग में रख लेते हैं. तो हमें कैसे देखने को मिलेंगे ये प्लांट्स? तो हमें पता है कि टॉलनेस भी एक डोमिनेंट ट्रेट है, राउंड सीड भी एक डोमिनेंट ट्रेट है. ठीक है, वहीं पर शॉर्टनेस जो है वो एक रिसेसिव ट्रेट है, और रिंकल्ड सीड जो है वो भी एक रिसेसिव ट्रेट है. तो जब हमारे पास F1 प्रोजेनी आएगा तो उसमें हमें जीनोटाइप कुछ ऐसा देखने को मिलेगा. तो इस केस में सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो होंगे टॉल विद राउंड सीड्स. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर. तो अब हमें बताने हैं रिसेसिव ट्रेट्स. सो बी सेज नेम द रिसेसिव ट्रेट्स इन द अबव केसेस. तो रिसेसिव ट्रेट्स कौन कौन से हैं? एक तो है शॉर्ट हाइट. ठीक है, दिस इज अ रिसेसिव ट्रेट. और दूसरा है रिंकल्ड सीड. कौन सा सीड? रिंकल्ड सीड. सो दीज आर द रिसेसिव ट्रेट्स. सी पार्ट सेज मेंशन types of new combination of plants obtained in F2 progeny along with their ratios in F1 progeny when if the F1 progeny is allowed to self pollinate. तो हमारी जो F1 progeny आई थी वो आई थी कुछ ऐसी. ठीक है, अब हमने यहाँ पर कर दी सेल्फिंग. ठीक है, जब हम सेल्फिंग करेंगे तो हमारे पास किस किस तरह के नए कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे इन द F2 प्रोजेनी, और हमें रेशो भी बतानी है. तो इस केस में देखो हमारे पास जो प्लांट्स है ना, मतलब हमारे पास जो गैमीट्स हैं वो कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे. हमारे पास दोनों ही केसेस में गैमीट्स यही होंगे. राइट, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको डाल देंगे एक प्यूनेट स्क्वायर में. ठीक है, ये बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो देखो दोनों ही केस में गैमीट्स सेम है, तो बनाओ एक प्यूनेट स्क्वायर. मेरे साथ साथ आप सब भी एक प्यूनेट स्क्वायर बनाओ. तो दोनों तरफ अब हम गैमीट्स लिखेंगे. कैपिटल आर कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी, स्मॉल आर स्मॉल टी. वैसे ही सेम ही गैमीट्स हमारे यहाँ पर भी रहेंगे. राइट, तो अब देखो यहाँ पर फर्स्ट जो प्रोजेनी है वो कैसा मिलेगा. सो कैपिटल आर और कैपिटल टी, कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल 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 टी. और साथ में आप भी सभी के सभी जो हमारे जीनोटाइप है, कैसे कैसे हमें प्लांट्स मिलेंगे वो आप भी प्यूनेट स्क्वायर में लिखिए. तो ये आ गए हमारे जीनोटाइप कि हमें किस किस तरह के ऑर्गेनिजम्स
F2 जनरेशन में देखने को मिलेंगे। तो अब हम बताएंगे कॉम्बिनेशन कैसे कैसे हमें देखने को मिले और हम रेशोज भी लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जहां पर भी कैपिटल T और कैपिटल R है तो उस केस में जो हमारे प्लांट्स हैं वो कैसे होंगे, होमोजाइगस राउंड। ठीक है, तो देखो कैपिटल R सॉरी हाँ, और कैपिटल T, ठीक है। तो जहां पर भी कैपिटल R और कैपिटल T है उन सब को एक तरफ कर लो। तो 1, दिस इज 2, ठीक है, दिस इज 3, दिस इज 4। सो आई ऑलवेज डू इट लाइक दिस, ताकि अब इसके बाद मैं इस बॉक्स को नहीं देखूंगी। ठीक है, सो 4, देन 5, 6, then 7, 8 and 9. So 9 out of the 16 are round seeds. ठीक है, so they have round seeds and they are tall. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं जहां पर कैपिटल R है लेकिन स्मॉल t है। so 1, so 2, then 3। ठीक है, so 3 of them will have round seeds लेकिन they will be short, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे स्मॉल r और कैपिटल T। सो 1, 2 and 3। सो 3 ऑफ देम विल बी रिंकल्ड सीड एंड दे विल बी टॉल। ठीक है, क्योंकि इनके पास कैपिटल T है, राइट। देन ओनली वन इज गोइंग टू बी रिंकल्ड सीड और साथ में दे ऑल विल बी शॉर्ट। सो दिस मीन्स द रेशो that we will get is 9:3:1, right। इसमें सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन हमें बहुत ही कम प्लांट्स में देखने को मिल रही है। ठीक है, जो एक्सट्रीमली जो बिल्कुल रिसेसिव ट्रेट है कि दोनों जो ट्रेट्स हैं वो रिसेसिव हैं, वो हमें बहुत ही कम प्लांट्स में देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा होगा कुछ हमारा आंसर, ऐसे होंगे कुछ हमारे नए कॉम्बिनेशन। हम यहाँ पर सिर्फ फिनोटाइप की बात कर रहे हैं, लेकिन फिनोटाइप भी हम कैसे निकाल रहे हैं, उनके जीनोटाइप को देखकर। ठीक है, सो दीज आर द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेनी दैट we will see in F2 generation. Question number 14 says, if 1600 plants were obtained in F2 progeny, write the number of plants having traits tall and round, short and wrinkled seeds and write the conclusion of the above experiment. तो ये एक्सपेरिमेंट में फिर से एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया लास्ट क्वेश्चन में, जहाँ पर हमने प्रॉपर प्यूनेट स्क्वायर बनाया था और हमारे पास जो रेशो आई थी दैट वाज 9:3:3:1। तो इस रेशो में जो हमारे 9 थे, आउट ऑफ 16 9 प्लांट्स वर टॉल एंड राउंड सीड्स एंड 1 प्लांट वॉज शॉर्ट विद रिंकल सीड्स, राइट। लेकिन अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो 1600 प्लांट्स के लिए पूछा गया है। यहाँ पर हमने सिर्फ 16 प्लांट्स का निकाला था, तो इसका मतलब 9 आउट ऑफ द 16, ठीक है, 9 आउट ऑफ 16 वर टॉल विद राउंड सीड्स। तो अब हमें कितने प्लांट्स, कितने प्रोजेनीज दिए गए हैं, 1600। तो हम इसे 1600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये। सो दैट इज 900 विल बी द आंसर फॉर टॉल विद रिंकल सीड्स। ठीक है, दूसरा है शॉर्ट विद रिंकल सीड्स। सो 1 आउट ऑफ 16, ठीक है, सो मल्टीप्लाइड बाय अब कितने प्रोजेनी हैं, सो देयर आर 1600, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 100। सो ये कितने होंगे, सो दीज विल बी 100। ठीक है, तो ये तो हो गए नंबर ऑफ प्लांट्स जो हमें टॉल विद राउंड सीड्स एंड शॉर्ट विद रिंकल सीड्स मिले हैं 1600 प्लांट्स में। तो इससे हमें क्या कंक्लूड हुआ, हमने क्या कंक्लूड किया, इससे हमें ये पता चला कि so what we concluded from the above experiment, so that shows the law of independent assortment। कौन सा लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हमने देखा कि जो गैमीट्स थे यहाँ पर, ठीक है, टॉलनेस और राउंडनेस का था, ठीक है, शॉर्ट का था और रिंकल का था। तो ये 4 तरह के एलील्स थे। तो ऐसा नहीं था कि कहीं पर भी जो टॉलनेस वाला एलील था वो राउंडनेस वाले के साथ ही आया, ठीक है, राउंड सीड वाले एलील के साथ ही आया, या कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि जो टॉलनेस वाला एलील है वो रिंकल्ड के साथ ही आया या शॉर्ट वाला ही रिंकल्ड के साथ आया। सो ऑल दीज गैमीट्स दे
दे अलाइंड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। कहीं पर टॉल जो है वो रिंकल्ड सीड के साथ भी है, टॉल जो है वो राउंड के साथ भी है, शॉर्ट जो है वो राउंड सीड वाले अलील के साथ भी है, और शॉर्ट जो है वो रिंकल्ड सीड वाले अलील के साथ भी है। सो दिस शोज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने सेट 1 एंड 2 से डिस्कस किए हैं वो आपको हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम सेट 3 और सेट 4 को डिस्कस करेंगे। तो तब तक जैसा कि आप जानते हैं, लर्नर हब फ्री है पर बेस्ट है।